गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? सब सही? स्वागत है आप लोग का, है ना? चलो देखते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन को समझते हैं और अच्छे से समझेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन बना जाएंगे हम लोग इसमें। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस बार नीट में एकदम फोड़ के आना है। तो चलो, केमिकल कोऑर्डिनेशन देखो क्या है। पहले ही मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया कि न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो फास्ट होता है लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है। हमें चाहिए एक ऐसा सिस्टम जो कि फास्ट तो हो, ठीक ठाक, लेकिन थोड़ा देर तक चले। ठीक है, थोड़ी देर तक काम करता रहे। तो ऐसे फंक्शंस के लिए हमें केमिकल्स का जरूरत है। ओके। और जहां तक बात रहा नर्व फाइबर्स का, तो ध्यान ध्यान से देखो क्या क्या है। ठीक है, जो नर्व फाइबर्स होते हैं ना, वो इनरवेट नहीं करते हैं सारे के सारे सेल्स और ऑफ बॉडी हैं, जितने भी हमारे पास बॉडी में सेल्स हैं, उन सारे के सारे सेल्स को हमारा जो बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, उन सारे के सारे सेल्स के पास हमारा हर न्यूरॉन, हर नर्व फाइबर्स नहीं पहुंच सकता। ठीक है, हमें क्या चाहिए कि हमें ये चाहिए कि हर सेल तक हम लोग कम्युनिकेशन कर पाए, सेल टू सेल कम्युनिकेशन हो पाए। इसीलिए हमें क्या चाहिए? एंडोक्राइन ग्लैंड और उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टिक हो गया यार ये जोश जोश में। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स खाने पड़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं पहले ही देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स, हैंस आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होता है, इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं हम लोग। ये डायरेक्टली अपना सेक्रेशन ब्लड में डालते हैं। ठीक है, यानी हार्मोन डायरेक्टली रिलीज होता है कहाँ? ब्लड में रिलीज होता है। हार्मोन क्या होता है ना, क्लासिकल हार्मोन का डेफिनेशन क्या है कि केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, जो ऐसे केमिकल जो एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि ब्लड में रिलीज होता है और उसको दूर दूर तक यानी कि टारगेट ऑर्गन तक हम लोग ले जा सकते हैं और वहां जाकर के इससे अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन नया डेफिनेशन क्या है? नया डेफिनेशन ये कहता है कि हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, यानी जिनसे कोई भी ताकत वाकत नहीं मिलता हमें, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं, विच एक्ट एज इंटर सेलुलर मैसेंजर, यानी कि ये इंटर दो सेल्स के बीच के मैसेंजर के रूप में काम करते हैं, जो कि बहुत कम अमाउंट में बनते हैं। अब यहाँ अंतर है, पिछले वाले डेफिनेशन में हम लोगों ने स्पेसिफाई किया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड से बन के आते हैं। यहाँ हम लोग ने ऐसा नहीं कहा, हम लोग बस इतना कहा कि ट्रेस अमाउंट में बनते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो नया डेफिनेशन है हमारा, वो कवर करता है अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हॉर्मोन्स सेक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। कहने का मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड से अलावा जो भी टिश्यूज जो होते हैं हमारे बॉडी में, वो अगर हार्मोन सेक्रेट कर रहे हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, तो फिर भी हम लोग उनको हार्मोन कह पाएंगे, वरना पहले तो कह ही नहीं सकते थे, बिकॉज वो एंडोक्राइन ग्लैंड था ही नहीं। फिर भी वो हार्मोन सेक्रेट कर रहा था, तो हम लोग क्या कहते हैं? क्योंकि डेफिनेशन ही हार्मोन का वो नहीं था, तो हम लोग ने हार्मोन का डेफिनेशन ही बदल दिया। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में भी अलग अलग तरह के सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम देखने को मिलते हैं, जिसमें थोड़े थोड़े हार्मोन सेक्रेट होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बड़े वर्टिब्रेट्स एनिमल्स का बात करें, तो उनमें बहुत बड़ा सिस्टम होता है हार्मोन्स का, जो कि कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। ये है हमारा ह्यूमंस का एंडोक्राइन सिस्टम के कुछ ग्लैंड। देखो, पहला यहाँ दिख रहा है हाइपोथैलेमस। क्या है पोजीशन? तो हम लोगों ने पिछले न्यूरल वाले में चैप्टर में देखा है कि नहीं? ये है पीनियल ग्लैंड, इसके पीछे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को। देखो बहुत क्या, देखो एनसीईआरटी क्या करता है ना, जहां था वहां नहीं लिखा। देखो कैसे लिखता है एनसीईआरटी, ये लाइन ऐसे गया है, यहाँ पे नहीं है ये लाइन, फिर ऊपर चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर है। ओके, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ थोड़ा, तो शायद पता चलेगा। ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद ये ऊपर की ओर मुड़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे है हाइपोथैलेमस के नीचे होता है पिछले, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया भी था आप लोग को इसका स्ट्रक्चर। ये देखो आर्बर वाइट है, दिख रहा है, ट्री ऑफ लाइफ। फिर आते हैं हम लोग अपना ट्रैकिया पे। ट्रैकिया में ऊपर क्या है? थायराइड है, पैराथायराइड है। नीचे जहाँ पे बाइफर्केशन देखो हो रहा है ट्रैकिया में ब्रोंक्यूल्स का, वहाँ पे थाइमस दिखाई दे रहा है आपको, हार्ट के पास, हार्ट के ऑर्टा के आगे होता है, यानी ऑर्टा के हिसाब से वेंट्रली पोजीशन में होता है ये। पैनक्रियाज दिखाई दे रहा है, जो कि मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, जिससे दोनों ढंग का फंक्शन होता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों। फिर एड्रिनल ग्लैंड दिखाई दे रहे हैं आपको। देखो यहाँ पे भी ये आया है, फिर ऊपर चला गया है, ऐसे आके फिर ये ऊपर चला गया है। ठीक है, ये टेस्टिस दिखाई दे रहा है मेल्स में, और ये है ओवरी इन फीमेल्स। ठीक है, एक एक करके देखेंगे हम लोग। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड से बना होता है, हार्मोन से बना होता है, जो कि डिफ्यूज टिश्यू या फिर सेल्स हो सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि अलग अलग बॉडी में, हमारे बॉडी पार्ट में रहते हैं। ठीक है, इनमें कैसे कैसे ग्लैंड है? पिट्यूटरी है, पीनियल है, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस, गोनाड्स,
ठीक है, ऐसे सारे हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। लेकिन इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो कि सेक्रेट करते हैं हार्मोन, से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट, ये सारे के सारे हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आते हैं हाइपोथैलेमस, हमारा पहला ऑर्गन। ठीक है, पहला ऑर्गन को देखते हैं। हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायएन्सेफेलॉन। डायएन्सेफेलॉन का बेसल पार्ट होता है ये। ठीक है, थैलेमस का बेसल पार्ट है ये, हमारे थैलेमस के नीचे होता है, इसको हाइपोथैलेमस भी कहते हैं हम लोग। ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारा डायएन्सेफेलॉन। डायएन्सेफेलॉन क्या होता है? डायएन्सेफेलॉन पोस्टीरियर पार्ट होता है हमारे फोर ब्रेन का। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। ठीक है, उन्हें हम लोग न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई कहते हैं। तो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस आर कॉल्ड न्यूक्लियाई, जो कि अलग अलग ढंग के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये मेनली जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं वो या तो सेक्रेटरी रिलीजिंग हार्मोन होते हैं या फिर इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं। ठीक है ना। रिलीजिंग हार्मोन कहने का मतलब, देखो पहले तो हम लोग ने जब पता लगाया था ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का, तो हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड को पता लगाया, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे बॉडी में जितने भी और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ना, वो सारे के सारे ब्रेन में सिचुएटेड पिट्यूटरी ग्लैंड के मैसेज के ऊपर काम करते हैं। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड अगर बोलेगा रिलीज करना है तो करेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म भी उसमें काम करता है। तो हम लोगों ने क्या कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, हम लोगों ने इसको नाम दे दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को, इज द मास्टर ऑफ ग्लैंड्स। बाद में क्या पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला भी एक ग्लैंड है, जो कि है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन सेक्रेट करता है, वो बताता है कि वो रिलीजिंग कर, उसको हार्मोन को रिलीज करवाना है कि इनहिबिट करवाना है। वो पिट्यूटरी के पास गया, पिट्यूटरी फिर उस हार्मोन को सेक्रेट करता है अगर रिलीजिंग है तो, और फिर वो हार्मोन जाके हमारे जो रेस्पेक्टेड ऑर्गन है उसके ऊपर जाके काम करता है। ठीक है ना। तो हम लोग ने अब सोचा अब तो मास्टर कह ही दिया है पिट्यूटरी को, तो हाइपोथैलेमस को क्या कहें? तो हम लोग ने हाइपोथैलेमस को कहा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये मास्टर है किसका? मास्टर ग्लैंड का। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? दो ढंग के हार्मोन सेक्रेट करता है, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन वैसे हार्मोन जो कि स्टिमुलेट करते हैं सेक्रेशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड इनहिबिटिंग हार्मोन वैसे हार्मोन जो कि इनहिबिट करते हैं सेक्रेशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन सेक्रेट करने से रोकेंगे, और एक है उसको स्टिमुलेट करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे कि और सेक्रेट करो। अब जैसे कि कुछ एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन का एग्जांपल लेते हैं, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अगर ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचा तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करेगा? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन सेक्रेट करेगा, पहला चीज। तो हाइपोथैलेमस क्या सेक्रेट करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी बता रहा है कि गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करने वाला हार्मोन है ये। तो अब पिट्यूटरी क्या गया, आप पिट्यूटरी क्या सोचा कि कैसे रिलीजिंग हार्मोन आया है, तो हमको क्या रिलीज करना है, क्या चीज रिलीज करने के लिए कहा है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, तो हम क्या करेंगे? गोनाडोट्रोपिन रिलीज करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिचुएटेड इन द पिट्यूटरी एंड सिंथेसिस एंड द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन। तो गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करता है पिट्यूटरी। उसी तरह से ऑन द अदर हैंड हाइपोथैलेमस सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस करता है, जो कि इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को। देखो दोनों अलग अलग बातें हैं। ग्रोथ हार्मोन जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है उसको भी सेक्रेट करवाने के लिए हाइपोथैलेमस एक मैसेज भेजा होगा कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पहले, रिलीजिंग हार्मोन पहले भेजा होगा, तो ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करने लगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलना है कि रोको, तो हमारा हाइपोथैलेमस सोमैटोस्टैटिन रिलीज किया और वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ने देखा कि सोमैटोस्टैटिन आया है, तो वो फिर ग्रोथ हार्मोन को रिलीज को रोक दिया। ठीक है, इस ढंग से होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारा, इस ढंग से होता है। इसमें तीन पार्ट होते हैं, एक्चुअली तो दो पार्ट होता है, लेकिन हम लोग हमारे ह्यूमंस में तीसरा पार्ट देखने को बहुत कम मिलता है, ये लगभग मिल जाता है पहले पार्ट से, लेकिन एक्चुअली में तीन पार्ट होता है। ठीक है, ह्यूमन से भले कम देखने को मिलता है लेकिन होता तीन पार्ट है। तो दो है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है उसमें एक पोर्टल सर्कुलर सिस्टम होता है, जो कि हमारे हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स को लेके पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है, और जो पोस्टीरियर होता है उसमें डायरेक्टली न्यूरॉन आके अपना सेक्रेशन छोड़ देता है। तो यहाँ पे दो हार्मोन आएंगे, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, बात करते हैं अभी हम लोग, और बीच वाला जो है पार्स इंटरमीडिया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। देखो यहाँ पे ऐसा ही पिट्यूटरी ग्लैंड हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस की न्यूरॉन्स है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, न्यूक्लियाई जिन्हें कहते हैं। अब देखो इसका एक्सॉन जो है यहीं पे खत्म हो गया ना, खत्म यहीं पे। फिर यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन है, यहाँ पे ये अपना हार्मोन को छोड़ दिया ब्लड के अंदर। अब ये ब्लड से निकलते हुए यहाँ आया और एंटीरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर हो गया।
और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी दूसरा जो हार्मोन यहाँ पे हाइपोथैलेमस भेजा है उसके रिएक्शन में जो हार्मोन को भेजना होगा, फिर वो यहाँ से हार्मोन गया, फिर ये ब्लड में वापस चला गया, फिर ब्लड से हमारी बॉडी में आ गया। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसमें डायरेक्टली हाइपोथैलेमिक हार्मोन अपना आकर सिक्रेशन डायरेक्टली यहाँ डाल देता है और यहीं पे फिल करता है, ठीक है। तो पोर्टल सिक्रेशन कहाँ पे होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी में होता है। हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक बोनी कैविटी में प्रेजेंट होता है, उसको सेला टर्सिका कहते हैं, ध्यान रखना। हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, लिखा हुआ है स्टॉक के थ्रू। एनाटॉमिकली हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस ये है हमारा, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी, और न्यूरो हाइपोफाइसिस हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। एडिनो हाइपोफाइसिस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। जो मैंने कहा पार्स इंटर जो तीन पार्ट है, पार्स डिस्टेलिस वाला, देखो ये जो मैंने दिखाया था पार्स डिस्टेलिस वाला और ये पार्स इंटरमीडिया वाला, इन दोनों को मिला के हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। और पार्स जो हमारा फिर बाद का जो पार्ट होगा, पार्ट्स के बाद क्या है बताओ क्या होगा? पार्ट्स नर्वोसा जो होगा वो होगा हमारा न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है, जो कि पार्ट्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब देखो पार्ट्स डिस्टेलिस से कौन कौन से हार्मोन आते हैं, नाम याद रखना है, नंबर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है, दूसरा प्रोलैक्टिन हार्मोन है, तीसरा थायराइड हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, चौथा एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, फिर पांचवा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, और छठा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो 1 2 3 4 5 6 हार्मोन। फिर पार्ट्स इंटरमीडिया से कितने आते हैं? एक आता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अगर कोई पूछे कि एडिनो हाइपोफाइसिस से कितने होते हैं हार्मोन रिलीज, तो 7 होता है, 7, ठीक है, क्योंकि एडिनो हाइपोफाइसिस में पार्ट्स इंटरमीडिया भी आता है। लेकिन कोई पूछे कि पार्ट्स डिस्टेलिस से कितना होता है, तो 6 होता है, बिकॉज में एमएएच नहीं आएगा। हालांकि ह्यूमंस में लिखा हुआ है, हालांकि ह्यूमंस में द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विद द पार्स डिस्टेलिस। पार्स इंटरमीडिया जो होता है ऑलमोस्ट मर्ज रहता है पार्स डिस्टेलिस के थ्रू। न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या होता है? दो ढंग के, उसको पार्स नर्वोसा कहते हैं। और ये क्या क्या सेक्रेट करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहलाता है। ये स्टोर करता है दो हार्मोन को, ऑक्सीटोसिन और एडीएच को, जो कि डायरेक्टली हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। तो कोई कहे कि हाइपोथैलेमस जनरली तो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स बनाता है, लेकिन हाइपोथैलेमस दो काम करने लायक, डायरेक्टली काम करने लायक हार्मोन बनाता है, उनका नाम क्या है? तो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। रिलीज भले वहां से हो रहा है, लेकिन बनता कहाँ है? हाइपोथैलेमस में, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के। हम आते हैं ग्रोथ हार्मोन के ऊपर। देखो हमने बहुत सारे हार्मोन देखा ना, पार ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सब हम लोग बात करेंगे अभी। देखते हैं ग्रोथ हार्मोन का ओवर सेक्रेशन अगर होता है, ओवर सेक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, तो बॉडी में गाइगेंटिज्म होता है। जाइजेंटिज्म यानी कि गाइगेंटिक रूप धारण कर लेता है, बहुत ज्यादा ह्यूमंगोसॉरस टाइप आदमी हो जाता है, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूज हो जाता है। और अगर लो सेक्रेशन रहेगा जीएच का यानी ग्रोथ हार्मोन का, तो वो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म करेगा। देखो ड्वार्फिज्म के कई सारे रीजन हो सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कह रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं कि पिट्यूटरी के द्वारा जीएच नहीं रिलीज हो रहा है यहाँ पे। अब देखो अगर ओवर सेक्रेशन जो होता है जीएच का, वो बचपन में ना हो, देखो ये गाइगेंटिज्म तब होगा जब बचपन में होता है, लेकिन अगर ये ओवर सेक्रेशन पिट्यूटरी से जो हो रहा है ये मिडिल एज में हो या फिर एडल्ट एज में हो, तो ये एक्रोमेगैली कॉज करता है। इसमें क्या होता है ना कि जो हमारा बॉडी और डिसफिगर हो जाता है, यानी कि हमारे बॉडी का जो अलग अलग पार्ट है वो अलग अलग ढंग से बढ़ने लगता है। उंगलियां लंबी हो जाती हैं, 2D होता है हमारा शक्ल के जो फेस का, वो लंबा हो जाता है, नाक लंबा हो जाता है, तो ये सब चीज़ लंबी हो जाती हैं कि हमारा जो जो बोन है हैंड्स और लेग्स का, वो बंद हो चुका होता है, फोर्स का जो प्लेट होता है वो फ्यूज हो चुका होता है। वो हमारा प्लेट जो होता है कभी भी आगे नहीं बढ़ने वाला, वो अब एज का ग्रोथ चला गया। इसीलिए जब एक्रोमेगैली होता है तो हमारी बॉडी में डिसफिगरमेंट होता है, हमारा फेस जो होता है अलग ढंग का दिखने लगता है। देखो एक्रोमेगैली का शिकार अगर आप देखना चाहते हैं तो खली जो है वो एक्रोमेगैली के शिकार ही है, ठीक है ना, उनका साइज जो है वो एक्रोमेगैली के कारण ही बढ़ा है। और जाइजेंटिज्म भी उसमें बहुत हद तक पार्ट रखता है, बिकॉज उनका जो ट्रांजिशन फेज में था, यानी कि वो बच्चे भी थे और एडल्ट होने वाला था, कि वो मिडिल एज में आने वाले थे, उसके बीच में उनके पिट्यूटरी ग्लैंड में हुआ गड़बड़ हुआ। पूरा अभी डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ऐसे ही छोटा वीडियो है, मैं कितने सारे एग्जांपल ले सकता हूँ, पता नहीं ले सकता। तो कुछ गड़बड़ हुआ, तो पहले तो वो जाइजेंटिज्म था, लेकिन बाद में चल के वो एक्रोमेगैली का रूप ले लिया। तो इसकी टुड्डी उनकी थोड़ा ज्यादा लंबी है, हाथ पैर थोड़ा ज्यादा लंबे हैं, उंगलियां ज्यादा लंबी हैं, ठीक है। और ये डेथ को भी कॉज कर सकता है अगर अनचेक रह गया तो। आते हैं दूसरा हार्मोन पे, प्रोलैक्टिन पे। प्रोलैक्टिन क्या करता है? हमारे मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ को बढ़ाता है और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करता है। उनके अंदर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कौन करता है? प्रोलैक्टिन। तो मिल्क फॉर्मेशन कौन करेगा? प्रोलैक्टिन। मिल्क इजेक्शन कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, क्यों पता चलेगा अभी।
टीएसएच जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कहने का मतलब थायराइड ग्लैंड जो है उसको स्टिमुलेट करवाना है, किस लिए, ताकि वो थायरॉक्सिन हार्मोन T3 T4 को एक्सक्रीट आउट करे, यानी कि एक्सक्रीट आउट करना गलती होगा, हार्मोन्स को वो बनाए और बॉडी में रिलीज करे। इसीलिए टीएसएच को हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कह रहे हैं, समझो इस बात को। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कौन रिलीज किया होगा, हाइपोथैलेमस। फिर वो पिट्यूटरी क्या रिलीज किया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को जाकर स्टिमुलेट करेगा, अब थायराइड जाकर के क्या करेगा कि T3 T4 को रिलीज करेगा। सोचो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, एक हार्मोन से दूसरा हार्मोन रिलीज हो रहा है लगातार, ठीक है। ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टिकल पार्ट का, देखो एड्रिनल ग्लैंड दो पार्ट में होता है, मेडुलर कॉर्टेक्स, तो ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट के हार्मोन्स को ये रिलीज करवाता है। और मेनली क्या, तो कॉर्टेक्स पार्ट से बहुत सारे तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो ये मेनली एक्चुअली में स्टेरॉइड हार्मोन का रिलीज कराता है, जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं, ठीक है, कॉर्टिसोल जिसको कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से। फिर एलएच और एफएसएच क्या आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जुड़ के डायरेक्टली क्वेश्चन आता है और डायरेक्टली पूछा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को पूछा जाए तो एग्जामिनर जो होता है एक तीर से दो चैप्टर के ऊपर निशाना मारना होता है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं जहाँ पे एक से ज्यादा चैप्टर छू सकता है एग्जामिनर कोशिश करता है कि वहीं से पूछा जाए। रीजन ये है कि अगर एक साथ चैप्टर पूछ लिया जाएगा तो कोई भी नहीं कह सकता कि हम लोगों ने हर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। तो उन्होंने एक ही चैप्टर, मान लो कि उन्होंने केमिकल कोऑर्डिनेशन से ही क्वेश्चन सेट किया, 4 क्वेश्चन दिए, लेकिन एक 2 क्वेश्चन ये एलएचएफएसएच वाला था, तो आधे लोग ये बोलेंगे कि 2 वो रिप्रोडक्शन से आया और 2 इससे आया है, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे नहीं चारों इसी से आया है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसलिए कई बार होता है कि 2 से 3, 4 से 5 सब कोई ऐसे बोलता है क्वेश्चन का मेकअप, बिकॉज कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कई सारे चैप्टर से मिल जाते हैं। मान लो 4 स्टेटमेंट सही करने वाला चैप्टर है, 2 स्टेटमेंट किसी और चैप्टर का होगा, 2 स्टेटमेंट किसी और चैप्टर का होगा, चलो उस पर बात नहीं करते अभी। मेल्स में एलएच जो होता है स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस फ्रॉम टेस्टिस, ठीक है ना। मेल्स में एलएच जो होता है स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, एंड्रोजन का सेक्रीशन जो कि टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। मेल में मेन जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन होता है, एंड्रोजन मेन एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन एक्चुअली, ठीक है। उसमें से मेन हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन है, ये ध्यान रखना। और मेल्स में एफएसएच क्या करता है, एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। सोचो एफएसएच और एंड्रोजन मिल करके स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। फीमेल में एलएच सर्ज होने पे ओव्यूलेशन होता है, पता है, फुली मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल से हमारा जो ओव्यूल होता है वो निकलता है, रप्चर करता है, और रेमिनेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, पहले बताया मैंने। एफएसएच जो होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी काम करता है, किसका, ओवेरियन फॉलिकल्स का। तो एफएसएच क्या कर रहा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ लिखा ही है फॉलिकुलर को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, और ये क्या करता है, ये हमारे ओवेरियन फॉलिकल्स को प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी टर्शियरी फिर ग्राफिन फॉलिकल में बदलने में मदद करता है। और ये एफएसएच चूंकि ये मदद कर रहा है, और ये ग्राफिकन फॉलिकल जो होते हैं डेवलपिंग वो एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, तो एफएसएच डायरेक्टली एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन में भी इफेक्ट करता है, ठीक है। एमएसएच जो होता है वो एक्ट करता है मेलानोसाइट्स के ऊपर, जो कि मेलानिन कंटेनिंग सेल्स हैं, जो कि हमारे स्किन को डार्क कलर देते हैं। जितना ज़्यादा मेलानिन होगा स्किन में उतना ज़्यादा पिगमेंटेशन होगा। ये क्यों होता है, ये एक स्पेशल मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का कि सनलाइट यानी लाइट के हाई इंटेंसिटी से हमारे स्किन को बचाना, उसमें किसी तरह के डीएनए चेंज को, कैंसर होने वाले किसी तरह के भी म्यूटेशन से बचाने का तरीका होता है हमारे बॉडी का। इसलिए स्किन टैन कर जाता है जब भी आप सूरज में यानी सनलाइट में जाते हैं तो, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर आप क्रीम लगा लेते हैं, रीजन क्या है, स्किन टैन होने देना नहीं है, लेकिन फिर भी सूरज की रोशनी से बचना है, तो वो क्रीम क्या करता है, उस रोशनी को पहले से ही हटा देता है, ठीक है। तो वो मेलानोसाइट्स को आने ही नहीं देता, स्टिमुलेट ही होने नहीं देता है। तो एमएसएच क्या करता है, मेलानोसाइट बनाता है। ये कहाँ से होता है, पार्स इंटरमीडिया रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन क्या है, एक स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्टर है बॉडी का, तो ऑक्सीटोसिन अगर बॉडी में रिलीज होगा तो हमारा बॉडी में जहाँ जहाँ स्मूथ मसल है वहाँ जहाँ काम है, जहाँ ये एक्ट करेगा वहाँ हमारा स्मूथ मसल जो होगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसीलिए मेमोरी ग्लैंड और यूट्रस के पास में ऑक्सीटोसिन का काम आता है, ठीक है। क्योंकि मेमोरी ग्लैंड में जो ग्लैंड्स होते हैं वो उसमें अगर स्मूथ मसल्स जो हैं वो कॉन्टैक्ट करेंगे तभी मिल्क इजेक्शन होगा। तो मिल्क फॉर्मेशन इज प्रोलैक्टिन, मिल्क इजेक्शन इज ऑक्सीटोसिन। चाइल्ड बर्थ में भी इसीलिए काम आता है बिकॉज यूट्रस का जो मसल्स है मायोमेट्रियम है वो भी एक स्मूथ मसल है, उसको भी कॉन्टैक्ट करने का काम ऑक्सीटोसिन करता है, ठीक है।
फीमेल्स में वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का बर्थ के, और मिल्क इजेक्शन जो होता है मम्मी ग्लैंड से वो ऑक्सीटोसिन करता है। वैसोप्रेसिन एक्ट एज मेनली किडनी एंड स्टिमुलेट रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। यानी कि वैसोप्रेसिन एडीएच होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। डायूरेसिस मतलब होता है कि पानी का सेक्रेशन हमारे बॉडी से ज़्यादा पानी निकल जाएगा, तो उसे डायूरेसिस कहते हैं। डायूरेटिक सब्सटेंस होते हैं कॉफ़ी, चाय, बियर, वाइन, शराब, अल्कोहल जो होता है वो डायरेटिक चीज़ें हैं। अगर उसे पीजिएगा आप तो आपको पानी बॉडी से निकल जाता है। इसलिए लोग बोलते हैं कॉफ़ी चाय पीने से पहले पानी 1 गिलास या आधा गिलास मतलब नहीं पीना चाहिए, ज़रूरी है। इसे नहीं कि मुंह जल जाए, वो तो एक फैक्टर है ही। लेकिन दूसरा फैक्टर क्या है कि अगर जो चाय आप पी रहे हैं, कॉफ़ी आप पी रहे हैं, वो आपके बॉडी से पानी निकालने वाला है, ठीक है। अगर पानी की पहले से ही बॉडी में कमी है तो वो और कम हो जाएगी। इसीलिए उससे बचने के लिए हमेशा पहले पानी पीना चाहिए चाय कॉफ़ी के, ठीक है। एंटी डायरेटिक इसीलिए कहते हैं इसको बिकॉज ये एक्स्ट्रा पानी जो हमारा डायूरेसिस के कारण निकल रहा है उसे रोके, यानी पानी को कंजर्व करता है हमारे बॉडी में। अगर पानी की कमी है, बाहर पानी नहीं मिल रहा है, आपको प्यास लग रहा है, तो आपको देखना आपको यूरिन करने लगना भी बंद हो जाएगा, आपको यूरिन बहुत कम लगेगा। क्योंकि वैसोप्रेसिन क्या करता है, फिर यूरिन से सारा का सारा पानी अंदर ले लेता है। और ये कहाँ काम करता है, मेनली जो डीसीटी पे काम करता है। ध्यान रखने वाली चीजें हैं, इसलिए इसको एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं। अगर ये मौजूद नहीं रहेगा तो यूरिन डाइल्यूट होगा, यूरिन डाइल्यूटेड निकलेगा हमारे बॉडी से। अगर वैसोप्रेसिन, पानी की कमी रहने के बावजूद यूरिन डाइल्यूटेड निकलेगा बिकॉज हमारा बॉडी नहीं कंट्रोल कर पाएगा पानी के कंसंट्रेशन को अगर एडीएच नहीं रहता है तो, ठीक है। इसलिए एडीएच बहुत जरूरी है कंसंट्रेटेड यूरिन के एक्सक्रीशन के लिए। एडीएच की कमी से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, वाटर लॉस होता है हमारे बॉडी से। और इस तरह के कंडीशन को जहाँ पे रिलीज ऑफ एडीएच या फिर सिंथेसिस ऑफ एडीएच घट जाता है, उस कंडीशन को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। डायबिटीज क्यों रखा गया इसका नाम, बिकॉज डायबिटीज मिलिटस में भी ज़्यादा एक्सक्रीशन होता है यूरिन का, और इसमें भी ज़्यादा एक्सक्रीशन होता है बिकॉज ये एडीएच के कारण हो रहा है, तो एक्सक्रीशन तो होगा ही क्योंकि यहाँ पे एडीएच कम है, इसलिए इसका नाम डायबिटीज आगे जोड़ा जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं इसे। पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। पीनियल ग्लैंड क्या होता है, लोकेटेड होता है डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन के डॉर्सल साइड पे होता है, इसको तीसरी आंख भी कहते हैं बहुत लोग, ठीक है। थर्ड आई ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ब्रेन का जो होता है। ये क्या सेक्रेट करता है, मेलाटोनिन। बहुत हद तक उसका फंक्शन आज भी हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी जहां तक पता है वहां तक हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। ये हमें मेलाटोनिन सेक्रेट करता है। मेलाटोनिन देखो, मेलाटोनिन और मेलानिन दो अलग अलग चीजें हैं। क्या है ये, मेलानोसाइट, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये, ठीक है। ये मेलानोसाइट है, मेलानिन है, और ये मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सोचिए अगर आप सोए हैं और आपको पता चलता है कि दिन हो चुका है, आपको उठना है, ठीक है। हाँ, भले ही पता चल रहा है कि बहुत लोग कम उठते हैं, आजकल हमेशा नींद आता है, लेकिन जो स्लीप वेक साइकिल जो होता है ये कौन रेगुलेट करता है, ये मेलाटोनिन रेगुलेट करता है। और मेलाटोनिन कब रेगुलेट करता है, ये हमारे ब्रेन को मैसेज देता है। ये विजुअल कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही लाइट कम होता है ना, मेलाटोनिन हमारे बॉडी में सीक्रेट होने लगता है, घटता है, बढ़ता है इसका सेक्रेशन। इसलिए बोलता है कि ब्लू लाइट के सामने नहीं रहना चाहिए ज़्यादातर रात में, क्योंकि फ़ोन के सामने, ताकि आपके आंख में ना जाए, मेलाटोनिन का सेक्रेशन घटे बढ़े नहीं, जिस कारण से आपका स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है बिकॉज ये 24 घंटा का जो डायर्नल रिदम होता है हमारे बॉडी का, ये मेंटेन करता है। और ये डायर्नल रिदम जो होता है ना, ये हमारे बॉडी के कई सारे फंक्शन से जुड़ा हुआ है। स्लीप वेक साइकिल से जुड़ा हुआ है, बॉडी टेम्परेचर से जुड़ा हुआ है ये हमारा मेलाटोनिन। और साथ साथ ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करता है। इसलिए ज़्यादा जो इंसोम्निया का शिकार होता है, जो जल्दी नहीं सो पाते हैं, ज़्यादा नींद नहीं आती है उन्हें, ज़्यादातर जागते रहते हैं, उनका आप सोचिए उनका बॉडी मेटाबॉलिज्म, उनका साइकोलॉजी सब बिगड़ जाता है, ठीक है। पिगमेंटेशन को भी, हमारे स्किन के पिगमेंटेशन को भी अफेक्ट करता है ये, समझो। स्किन का पिगमेंटेशन भी बिगड़ सकता है अगर आपका ये 24 घंटा का डायर्नल रिदम मेलाटोनिन सही से सेक्रेट आउट नहीं हो रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बिगड़ता है, इसलिए कहा जाता है कि फीमेल्स जो कि ज़्यादा अच्छे से नहीं सोती, उनका नींद पूरा नहीं होता है, हेल्थ तो बिगड़ता ही है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी जो 28 दिन पर आना चाहिए, 40, 35, 30 ऐसे दिन पे भी आ सकता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से नींद लेना। साथ साथ ये हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी को भी हार्म करता है। अभी आपने सुना होगा कोरोना वायरस, सोने के लिए कहा जा रहा है कि 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, बिकॉज आप अगर नींद सही से लीजिएगा, आपका इम्यून सिस्टम सही काम करेगा। यहाँ पे आपको साफ साफ एनसीईआरटी लिख रहा है, इस बात को आपको पता होना चाहिए चीज़। लिखता है एनसीईआरटी की डिफेंस कैपेबिलिटी 24 घंटे का डायर्नल रिदम को मेलाटोनिन सेट करता है, डिफेंस कैपेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है। आगे बढ़ता है थायराइड ग्लैंड पे। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। रीजन, क्योंकि इंडिया थायराइड से बहुत हद तक पीड़ित है। आने वाले फ्यूचर में हमारा इंडिया जो है डायबिटीज़ कैपिटल तो ऐसे भी कहा जाता है,
है या नहीं वो तो फैक्ट्स की बात है, लेकिन और रहेगा कि नहीं, लेकिन थायराइड कैपिटल भी आने वाले समय में आसानी से इंडिया बन जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। थायराइड और डायबिटीज कैपिटल तो इंडिया हमेशा से है और कई सालों तक अभी शायद रहने भी वाला है। थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, अब तो हम लोग ने बहुत कंट्रोल कर लिया है, बिकॉज हम लोग ने नमक में आयोडीन ऐड करना स्टार्ट कर दिया है, जो सरकारी गवर्नमेंट ही कहती है कि नमक में आयोडीन ऐड करो सारी कंपनीज को। लेकिन जब ये नहीं था तो आपको बताता हूँ मैं कि मैंने कई सारे लोगों को देखा है जब मैं छोटा था, ठीक है ना, तो कई सारे लोगों के जो नेक थे ना वो गॉइटर के कारण फूले रहते थे, गर्दन जो है नीचे लटक रहा है, वो बहुत अजीब लगता था देखने में। एक तो चीज़, पहला चीज़ हो गया, लेकिन बहुत सिचुएशन कितना वर्स था सोचिए कि एक छोटे से मिनरल की कमी से, आयोडीन की कमी से इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था हमारे देश में। और जितना भी जो आज़ादी के बाद इतना प्रॉब्लम था, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में से एक है थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड करता क्या है, थायराइड ग्लैंड हमारे बेसल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, बीएमआर को कंट्रोल करता है। बीएमआर अगर कंट्रोल हो रहा है, कहने का मतलब हमारे बॉडी में कितने कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, कितना कम होना चाहिए, कितना को खत्म करना है, कितना से एनर्जी निकालना है, कितना प्रोटीन से बनाना है, कितना लिपिड को खर्च करना है, कितना ग्लूकोनियोजेनेसिस करना है, कितना ग्लाइकोजेनेसिस करना है, कितना प्रोटीयोलिसिस करना है, कितना लिपोलाइसिस करना है, ये सारा का सारा काम जो होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है, बीएमआर जो कहता है लोग सही करने के लिए, वो थायराइड ग्लैंड ही कंट्रोल करता है। ठीक है, ये जो ग्लैंड होता है ये दो लोब में होता है, एक लोब ये है, एक लोब ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे वोकल कॉर्ड दिख रहा है लारिंक्स के पीछे, लारिंक्स के आगे, और ये ट्रैकिया है। ये बीच का जो पार्ट है ये स्थमस कहलाता है, जो कि दो पार्ट को जोड़ता है। स्थमस हर उस पार्ट को कहते हैं जो कि दो पार्ट को जोड़ता है। स्थमस जैसे कि यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब को जोड़ने वाला स्थमस कहते हैं, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। स्थमस कहता है थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। थायराइड ग्लैंड के अंदर दो चीज होता है, फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू होता है। मतलब थायराइड ग्लैंड जो है ना, इसके अंदर फॉलिकल जो दिख रहा है ये फॉलिकल, और इसके अंदर स्ट्रोमल टिश्यू भी है, यानी कि थायराइड ग्लैंड है इसमें बहुत सारे फॉलिकल है, ठीक है, और इसके बीच में जो टिश्यू जो है बीच का, जो ये क्या है, स्ट्रोमल टिश्यू है। ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको ओवरी में भी देखने को मिलता है। स्ट्रोमल टिश्यू, देखो मैं हमेशा हर चैप्टर को कनेक्ट कर देता हूँ एक दूसरे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। हर थायराइड फॉलिकल जो होता है फॉलिकल सेल से बना होता है, ऐसे यहाँ पे फॉलिकल सेल्स होंगे देखो, और फॉलिकल सेल्स के बीच में कैविटी होता है। मैं और मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉलिकल सेल्स होते हैं, ठीक है, और फॉलिकल सेल्स के अंदर क्या होता है, कैविटी होता है, ठीक है। ये जो फॉलिकल जो था हमारे पास, फॉलिकल के अंदर एक कैविटी है और इसके अंदर बहुत सारे सेल है हमारे पास, ठीक है, इसमें मैं सेल्स के न्यूक्लियस मैंने बना दिए हैं, ठीक है। चलो अब ये क्या करेंगे, जितने सेल्स है ना ये T3 T4 सेक्रेट करके इसके अंदर जमा करेंगे, यानी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, T3 T4 सेक्रेट आउट होकर के जमा होता है। T4 को कहते हैं टेट्राआइडोथायरोडिन, जिसमें 4 आयोडीन होता है टेट्राआइडोथायरोडिन, और इसको थायरोक्सिन भी कहते हैं जो मेन हार्मोन है हमारा। और T3 जो है ट्राईआयोडोथायरोडिन T3 कहलाता है, इसमें 3 आयोडीन होता है, इसीलिए आयोडीन जो होता है बहुत इसेंशियल होता है हमारे बॉडी में। आयोडीन एक एल्गी से मिलता है, चलो मैं नाम बताता हूँ, लैमिनेरिया, ठीक है। ये बताओ कि वो ब्राउन है, ग्रीन है या फिर रेड एल्गी है, मुझे कमेंट में, ठीक है। आयोडीन की डिफिशियंसी से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आयोडीन की कमी से, यानी कि हमारा थायराइड ग्लैंड में हमारा थायरोक्सिन जो होता है वो कम बनने लगेगा। तो अगर कम बनेगा, आयोडीन क्योंकि कम है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि हाइपो यानी कम बन रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। इस कारण से क्या होता है, देखो क्या होता है, समझो इस बात को। जैसे ही थायराइड हार्मोन कम होता है, बॉडी समझता है हमारा बॉडी को थायराइड हार्मोन परफेक्ट मात्रा में नहीं मिल रहा। इसको ऐसे समझ लो कि मान लो कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो मालिक है फैक्ट्री का, वो ब्लाइंड है, वो अंधा है, वो देख नहीं सकता। जितने वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं, कुछ वर्कर क्या किए, सो गए, काम करना बंद कर दिए, और वो लगातार सोए ही रहते हैं, वो काम नहीं करते कुछ भी। तो एक महीना हुआ, 2 महीना हुआ, पता चला उसको कॉल आया मालिक को कि सर आपके कंपनी से जो 100 जूते आते थे, मान लो जूता का फैक्ट्री है, तो आपके कंपनी से 80 जूते ही आ रहे हैं, ठीक है, अब 100 नहीं आ रहे, 20 कम आ रहे हैं, क्योंकि वो मजदूर काम नहीं कर रहे। अब चूंकि उस जो अंधा जो मालिक है, उसको ब्लाइंड जो मालिक है, उसे दिखता नहीं कि वो क्या कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे, तो क्या करता है ना, वो 30-40 लोगों को और एम्प्लॉय कर लेता है अपने यहाँ। जैसे ही और एम्प्लॉय करता है तो हमारा थायराइड ग्लैंड क्या होता है, बड़ा हो जाता है, कहने का मतलब। जैसे ही थायराइड ग्लैंड को बॉडी को समझ में आता है कि हमारे बॉडी में थायरोक्सिन की मात्रा कम है, तो क्या कहता है ना कि थायराइड ग्लैंड को सेल्स को बोलो डिवाइड करने के लिए। सेल्स डिवाइड करते हैं, ज्यादा सेल्स में आप बनते हैं, लेकिन कुछ सेल्स तो पहले से डैमेज है, पता ही नहीं है बॉडी को डैमेज क्यों है क्या नहीं है, क्योंकि आयोडीन नहीं मिल रहा है उन्हें, तो नहीं बना पा रहे हैं। तो सेल्स बॉडी क्या सोचता है, अगर हम लोग थायराइड ग्लैंड का संख्या बढ़ा दें, सेल्स का संख्या बढ़ा दें, तो ज्यादा अच्छे से थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होगा, तो वो साइज में बढ़ने लगता है। इसीलिए इसे कहते हैं इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, इसे कॉमनली गॉइटर कहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर प्रेगनेंसी में होता है किसी को,
तो प्रेगनेंसी के दौरान ये डिफेक्टिव डेवलपमेंट कॉज करता है ग्रोइंग बेबी का, और वो बेबी को क्रिटिनिज्म होता है, स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं, वो बेबी सही से ग्रो नहीं कर पाएगा। सोचो एक बॉडी जिसके अंदर दूसरा बॉडी है, अगर उस बॉडी को हाइपोथायराइडिज्म है, उसमें अगर आयोडीन की कमी है, तो बच्चे में स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है, उसको भी हार्म करता है, मेंटल रिटार्डनेस हो सकता है, लो इंटेलिजेंस हो सकता है, क्वेश्चन होता है, आईक्यू लो हो सकता है, एबनॉर्मल स्किन होता है, डेफ म्यूटिज्म हो सकता है, ठीक है, जो ऑटिस्टिक हो सकता है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए हाइपोथायराइडिज्म में कंसीव कर पाना, यानी बच्चे को जन्म दे पाना और कंसीव करने के बाद, ये बहुत मुश्किल चीज है, ठीक है। हालांकि इसके लिए हमारे पास बहुत सारी दवाइयां हैं, डॉक्टर्स कंट्रोल कर पाते हैं इसको, मेरे फैमिली में ही ऐसा एक केस है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बिगड़ जाता है, इस कारण से भी जो वुमेन होती हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। कैंसर थायराइड ग्लैंड का जो होता है उस कारण से डेवलप, और देखो सॉरी, जो थायराइड ग्लैंड है उसमें कैंसर होगा, और उसमें अगर नोड्यूल्स बन जाएंगे, यानी कि कुछ कुछ सेल्स काम करना बंद करने, नोड्स बना लेंगे, तो थायराइड ग्लैंड का जो उसमें क्या होगा, सिंथेसिस जो होगा थायराइड हार्मोन का वो बढ़ जाएगा, नॉर्मली हाई हो जाएगा। ऐसे कंडीशन को हम लोग हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं, ठीक है। और चूंकि देखो हाइपरथायराइडिज्म हो गया, तो बॉडी का बेसल मोटालिटी बीएमआर जो होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो बढ़ जाएगा। जैसे ही बढ़ेगा हमारे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा फैट यूज होने लगेगा, प्रोटीन यूज होने लगेगा, कार्बोहाइड्रेट यूज होने लगेगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पसीना आने लगेगा, इस तरह से बॉडी जो होगा पतला हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, आदमी बहुत पतला हो जाता है हाइपरथायराइडिज्म में। और हाइपोथायराइडिज्म में चूंकि थायराइड हार्मोन घट गया है तो बीएमआर घट जाता है, इसलिए आदमी मोटा हो जाता है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना, बेसल मेटाबॉलिक रेट का सारा अंतर है यहाँ पे। हाइपरथायराइडिज्म में चूंकि बॉडी पतला हो रहा है तो आंखें ऐसी लगती हैं कि बाहर आ गई हैं, आंखें लगती है ना कि बाहर आ गई हैं, ठीक है ना। इसलिए हम लोग एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर भी कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग हाइपरथायराइडिज्म को एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा थायराइड ग्लैंड तो इनलार्ज होता है क्योंकि इसमें कैंसर हो गया है, और आई बॉल जो होता है प्रोट्यूड आउट होता है, बाहर निकल आई हैं आई बॉल्स, ठीक है। इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, वेट लॉस होता है, इसको ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं, बिकॉज ऐसा लगता है कि इंसान अपनी ग्रेव में है, ठीक है, ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं इसे। थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट में, इतना सारा मैंने बताया तो पता चल ही गया होगा। ये हार्मोन्स जो होते हैं ये रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। सोचो, थायराइड हार्मोन कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार ये, बहुत मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी में इससे अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर, और न्यूरल ब्रेन से ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर मतलब शायद ही कोई हो, मुझे तो नहीं लगता, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझना ध्यान से। मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट और फैट सबका करता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। सोचो ना, आप अगल बगल वाले घर में जिसमें कोई प्रॉब्लम है, आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है, आप तो सजेशन दे सकते हैं कि देखिए ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस समय ऐसा हो सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत, ध्यान रखना इस चीज को। थायराइड ग्लैंड से एक प्रोटीन हार्मोन और निकलता है, देखो प्रोटीन हार्मोन लिखा है एनसीईआरटी, प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन, ये कहाँ से रिलीज होता है, ये एक्चुअली स्ट्रोमा से रिलीज होता है, थायराइड फॉलिकल सेल से नहीं, ये स्ट्रोमा से रिलीज होता है, इसका ध्यान रखना। थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी कहते हैं, जो कि ब्लड के कैल्शियम लेवल को घटाता बढ़ाता है, क्या करता है आगे बात करेंगे। थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं इसको, ये कैल्शियम लेवल को क्या करता है, घटाता है ब्लड में, ओके, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है। पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में आते हैं, तो ये चैप्टर बहुत लंबा है तो मैं 2 पार्ट में से कर दूंगा, ठीक है, तो आधा आधा करेंगे। पैराथायराइड हार्मोन, 4 पैराथायराइड हार्मोन हमें मिलते हैं एट द डोर्सल पार्ट, एट द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, यहाँ देखो 4 है, ठीक है। हर पेयर जो होता है हर लोब पे होता है, एक पेयर एक लोब पे होता है, एक पेयर एक लोब पे होता है थायराइड हार्मोन, ये पेप्टाइड हार्मोन सेक्रेट करता है। देखो कैल्सिटोनिन जो था, थायरोकैल्सिटोनिन जो कहते हैं, पूरा नाम है, वो प्रोटीन था, ये पेप्टाइड हार्मोन है, ये कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच। ये पीटीएच क्या करता है, ये हमारे कैल्शियम लेवल को ब्लड में बढ़ाता है। देखो हम लोग जब भी हाइपर हाइपो इन सब का इस्तेमाल करते हैं ना, किसी भी केमिकल के लिए जो हमारे ब्लड बॉडी में होते हैं, हम लोग ब्लड से बात करते हैं। अगर ब्लड में वो मात्रा ज्यादा है तो हाइपर, ब्लड में कम है तो हाइपो, ठीक है। अगर ग्लूकोज ज्यादा है, हाइपर ग्लाइसेमिक, हाइपोग्लाइसेमिक, ठीक है। आपके पास अगर कैल्शियम ज्यादा है तो हाइपर कैल्सिमिक, और हाइपोकैल्सिमिक अगर कम है तो, ठीक है। उसी तरह से सोडियम ज्यादा है तो हाइपरनाइट्रीमिया, हाइपोनाइट्रीमिया। पोटेशियम के बारे में बात करते हैं अगर हम लोग, तो हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया। तो अलग अलग ढंग के हाइपर हाइपो स्टेट हो सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको ध्यान क्या रखना है, ब्लड के संदर्भ में, ब्लड के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, ब्लड में ज्यादा है या कम है, बॉडी में पता नहीं, ब्लड में ज्यादा है या कम है, इससे पता चलता है, ठीक है। होता क्या है, पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, इसलिए इसको हम लोग हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन कहते हैं। अब ये कैसे बढ़ाता है, ये हमारे बोन पे काम करता है और हमारे
बोन की डिसऑर्प्शन कराता है। देखो बोन में पहले तो एब्जॉर्ब हुआ था कैल्शियम, उससे वापस ले लिया, ठीक है, बोन से वापस ले लिया, उसको डिसोल्यूशन कर देता है, डीमिनरलाइजेशन कर देता है। देखो कैल्शियम एक मिनरल है, अगर बोन से निकाल रहे हैं तो डीमिनरलाइजेशन कह रहे हैं, पहले तो मिनरलाइजेशन हुआ होगा बोन का। तो बोन एक तरह से रिजर्व की तरह काम करता है, मैंने पहले भी बताया है इस चीज को। कहाँ बताया है मैंने? केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में बताया, ये बातें केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है, एस ब्लॉक में लिखी हुई है, मैंने बताया है आपको, प्लीज जाकर एस ब्लॉक का मेरा लेक्चर देखिएगा। सारी चीजें, बहुत सारी चीजें बायोलॉजी के एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखी हुई है, ठीक है। तो रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम जो होता है रीनल ट्यूब्यूल से भी बढ़ा देता है ये, और डाइजेस्टेड फूड से भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ा देता है, इसलिए हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है। और टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिक हाइपो कैल्शियमिक यानी कैल्शियम के लेवल को घटाने वाला है। तो एक बढ़ाने वाला एक घटाने वाला, दोनों के लेवल को मैच करते हुए हमारे बॉडी में कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहता है। कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयन हमारे हमारे टेस्ट करने के लिए, हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए, हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मूवमेंट्स के लिए कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना तो होगा ही नहीं, आपको तो पता ही है, ठीक है। आगे बढ़ते थाइमस ग्लैंड के ऊपर। देखो थाइमस ग्लैंड के बारे में देखते हैं। तो थाइमस ग्लैंड क्या होता है ना, ये इसका लोकेशन बहुत ध्यान से देखना। देखो मैंने बताया था कि ये ट्रैकिया था, ठीक है, ट्रैकिया बाइफर्केट हुआ। ट्रैकिया जो था बाहर की ओर होता है, पीछे इसके पीछे हार्ट है, ये ऑर्टा है हार्ट का, ठीक है, हार्ट इसके पीछे है, और यहाँ पे होता है हमारे पास थाइमस ग्लैंड, ठीक है। क्या लिख रहे हैं? लोब्युलर स्ट्रक्चर होता है, लंग्स के बीच में लोकेट होता है, देखिए किनारे किनारे लंग्स होगा, दोनों दोनों लंग्स हो गए किनारे, ठीक है, एक लंग्स इधर एक लंग्स इधर होगा, बीच में होता है। बिहाइंड द स्टर्नम, देखो स्टर्नम तो आगे रहेगा ना, लंग्स तो रिब केज के बाहर है, रिब केज को बाहर से प्रोटेक्ट कौन करता है? स्टर्नम। तो बिहाइंड द स्टर्नम यानी स्टर्नम से डॉर्सल, और ऑर्टा क्योंकि इसके पीछे है तो ऑर्टा के आगे है, इसलिए वेंट्रल साइड ऑफ ऑर्टा, ठीक है। लोकेशन देखो, स्टर्नम के डॉर्सल और ऑर्टा के वेंट्रल साइड पे होता है, ठीक है, ध्यान रखना। थाइमस इंपॉर्टेंट क्यों है? थाइमस में एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज होता है, इसे थाइमोसिन कहते हैं। थाइमोसिन क्या काम करता है? थाइमोसिन ये काम करता है कि टी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएट होने में हेल्प करता है। टी लिम्फोसाइट अलग अलग ढंग के हो सकते हैं, है ना, मेमोरी वाला, फिर अलग अलग ढंग के हो सकते हैं, अब उसका बात अभी नहीं करेंगे, हम लोग सब इम्यूनिटी में देखेंगे। लेकिन अभी टी लिम्फोसाइट डिफरेंट ढंग के हो सकते हैं, उसका डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है थाइमोसिन, जो कि थाइमस में होता है। तो थाइमस को हम लोग एक प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन भी कहते हैं, ये तो पता होगा। तो थाइमोसिन होता है थाइमोसाइट, ये क्या करता है? टी लिम्फोसाइट, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है हमें, ठीक है, टी लिम्फोसाइट याद रखना। थाइमोसिन जो होता है वो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम द बी लिम्फोसाइट, ह्यूमरल इम्यूनिटी में जो काम करता है उसमें भी एक्शन काम करता है और उसको भी प्रमोट करता है, ठीक है। थाइमोसिन धीरे धीरे ओल्ड इंडिविजुअल में घटता चला जाता है, रीजन एक तो उनकी इम्यूनिटी पावर घटने लगती है, दूसरी हमारे ओल्ड बॉडीज में ज्यादातर एंटीबॉडीज ज्यादातर बीमारियों के बन चुके होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी कोरोना वायरस को अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस एक नया बीमारी है, और जो हमारे ओल्ड पीपल है उनके शरीर ने इस बीमारी को पहले कभी देखा ही नहीं। तो अब हमारे बॉडी जो ओल्ड लोग हैं उनमें ये बॉडी में एंटीबॉडी नया बन नहीं सकता, बिकॉज थाइमस ऐसे ही रीजनरेट हो चुका है, तो टी लिम्फोसाइट को बना नहीं सकता, ह्यूमन इम्यूनिटी से एंटीबॉडी ज़्यादा अच्छे से बन नहीं सकता, तो उनका इम्यूनिटी कमज़ोर है। लेकिन हमारे ओल्ड पीपल में अगर नॉर्मली देखा जाए तो चूंकि वो बचपन से अभी तक बड़े हुए, तो बचपन से लेकर अभी तक में जितना भी उनके पास बीमारियां का अटैक हुआ होगा, कभी ना कभी बीमार पड़े होंगे, तो उनके कारण उनके बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुका होगा कई सारा। लेकिन फिर भी कोई नया बीमारी उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा का बात हो सकता है, बिकॉज अब नई एंटीबॉडी नई बीमारी के लिए उनमें बनते बहुत मुश्किल से हैं, बिकॉज थाइमस जो होता है डिजेनरेट हो जा चुका होता है एडल्ट में, और बच्चों में तो बहुत अच्छे से रहता है ये, और इम्यून इसीलिए ओल्ड पीपल का वीक रहता है, ठीक है। ये है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड, ये है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये है एड्रिनल मेडुला। देखो दो पार्ट में दिखाई दे रहा है ना, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है हमारे पास, ठीक है, एंटीरियर पार्ट पे होता है किडनी के, एड्रिनल मेडुला एड्रिनल कॉर्टेक्स में बटा हुआ होता है। इस चीज को हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग 40 मिनट दे दिए हैं, तो देखो चैप्टर बहुत लंबा है, होप सो समझ आया होगा, मैं आराम आराम से पढ़ा भी रहा हूँ चैप्टर को। रीजन क्या है, अगर हड़बड़ाऊंगा तो आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो टिल देन टेक केयर एंड स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड, and always stay healthy.